अपनों सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक 2027 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मुख्यमंत्री बननी चाहिए और वहाँ के बाद में प्रधानमंत्री। या तेरा दूसरी कोई बात पसंद नहीं है, कोई सुननी ही नहीं है, सोचनी ही नहीं है और कहनी नहीं है। कि अगर किसी को बहुजन समाज के हक में, बहुजन समाज के हित में काम करना है तो वो दिखावे की राजनीति नहीं करता है, वो सड़कों पर आडंबर नहीं करता है, वो समाज को फंसाने की कोशिश नहीं करता है, वो समाज को इन सब चक्करों में डालने की कोशिश नहीं करता। समाज तो पहले से संघर्षरत है, समाज तो पहले से संघर्ष कर रहा है, समाज के लोग तो खुद मेहनत मजदूरी करते हैं और ये समाज तो गरीब, असहाय, मजलूम, शोषित, वंचित दलित समाज है। इसका तो नाम ही दलित समाज है, तो हमेशा सदियों से चला जाता रहा है, इसका तो शोषण होता चला आया है। तो अगर अभी भी हमारे समाज को झगड़े में हम फंसा देते हैं तो ये किसी भी बात का निर्णय नहीं है, बल्कि निर्णय के लिए अगर नेता उतर रहे हैं तो कम से कम जाइए सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, जाकर के वहां देखिए, आप अपना दम खम दिखाइए, सड़कों पर नौजवानों को मत पिटवाइए, उनके ऊपर मुकदमे मत लगवाइए। मान्यवर साहब काशीराम ने अपने प्रयासों से 1979 में जो बिगुल बजाया था, जो जंग छेड़ी थी, वो 1979 में जंग छिड़ी बीपी मंडल के समय में। बीपी मंडल को मजबूर कर दिया और मान्यवर साहब काशीराम के बोल आपको मैं बता रहा हूँ, ये कहा था कि अगर इस समय की सरकार में ये बिल लागू नहीं हुआ ओबीसी समाज के लिए, अगर ओबीसी समाज का भला हमने अभी नहीं किया तो फिर आने वाले किसी भी समय में ये भला नहीं हो सकता। और देखिए मान्यवर साहब काशीराम की जो मेहनत थी वो रंग लाई। 1979 में जो उन्होंने बिगुल बजाया था, वो जो आंदोलन छेड़ा था, वो जो मुहिम छेड़ी थी 1989 में, यानी बीपी मंडल के समय से स्टार्ट हुई, लेकिन डॉक्टर बीपी सिंह कांग्रेस की सरकार में जाकर के वो सपना कहीं साकार होता नजर आया। तो मैं इसलिए कहता रहता हूँ बिल में देखो जान तो है, अगर बिल में जान ना होती तो मोदी जी को विश्व गुरु से अलग अब तेल ही ना कह रहे होते लोग। बिल में जान नहीं है, बिल में जो जान थी वो निकाल दी गई। बेबाक जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, बिल में एक जान थी और वो जान क्या थी? बिल में जान ये थी कि जिस आधार पर रिपोर्ट दर्ज होगी, जो कमेटी उस मामले की जांच करेगी, तो उसके अंदर सवर्णों का जिक्र किया गया था। अगर कोई भी शिकायत करता, झूठी शिकायत करता है, गलत किसी को फंसाने की कोशिश करता है, चाहे वो सवर्ण हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, मानव तो मानव है, अगर सवर्ण समाज के व्यक्ति को फंसाने की कोशिश हो रही है और झूठी कोशिश हो रही है और फंसाने वाला ओबीसी या दलित समाज का व्यक्ति है, तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान था, जो सरकार ने उसको खत्म कर दिया, निकाल दिया, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो गया। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। कल वीडियो नहीं देखी? नहीं देखी, कोई बात नहीं, आज देखो। शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी का तो अभी बता दिया हमने अपने दर्शकों से कि 1 तारीख को उनका खुलासा होगा, 1 फरवरी को, तो थोड़ा सा इंतजार करें, और 2 तारीख को सदस्यता भी हो जाएगी। अब कहाँ होगी ये अभी हम नहीं खोल रहे, क्योंकि लास्ट कशमकश चल रही है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जरूर खोल देंगे कि आखिर कहाँ ज्वाइनिंग होगी। लेकिन इन सारी ज्वाइनिंग से पहले 2 बड़ी ज्वाइनिंग के बारे में आपको खबर बता दूं मैं, क्योंकि कल बहुत सारे दर्शकों ने देखा कि भाई थंबनेल देखकर ही वो वीडियो नहीं क्लिक कर पाए, क्योंकि थंबनेल बहन जी के थोड़ा सा विरोध में था, चंद्रशेखर के पक्ष में था। तो ऐसा नहीं है कि स्वराज टाइम्स कभी भी किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में खबरें दिखाता है। जो भी मुद्दा होता है उसी को सामने लाने की कोशिश रहती है। हालांकि बहुत सारे समर्थक बहुजन समाज पार्टी के हैं, बहुत सारे समर्थक आजाद समाज पार्टी के भी हैं, इससे भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि समाज 2 धड़ों में बटा हुआ है। और स्वराज टाइम्स की हमेशा से एक कवायद चल रही है कि बहुजन समाज को किसी भी तरीके से एकजुट किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और 2027 में आने वाले वक्त में सत्ता में आया जाए, किसी भी तरीके से सत्ता में आया जाए। रही बात यूजीसी की, तो यूजीसी के बिल को लेकर भी कल बातचीत हुई, बहुत सारी बहस हुई। हमारे साथी बेबाक जी से भी हमारी तमाम बहसें मुबाहिसों का सिलसिला शुरू रहा। लेकिन शादाब रिजवी, 1 मिनट में रुकना चाहूंगा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि अपनों से सिर्फ एक 2027 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मुख्यमंत्री बननी चाहिए और वहाँ के बाद में प्रधानमंत्री। सॉलिसिटर जनरल हर मामले में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन इस मामले में बिल्कुल शांत बैठे रहे और सुनते रहे। उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। तो ये सवाल है, सवाल का कोई जवाब दो या मत दो, लेकिन ये सवाल है। और इस सवाल के विषय में आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखो। और राय में ये भी लिख दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा गलती सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट की तो गलती छोड़िए, हम नहीं कह रहे आप राय में सुप्रीम कोर्ट की गलती बताइए, लेकिन इस सरकार की गलती जरूर गिनवा दीजिए, क्योंकि ये सरकार बहुजन समाज का हित नहीं चाहती थी। अब से अगर हम पहले की बात कर ले, मैं तो 1953 तक की बात बता रहा हूं, जब मान्यवर साहब काशीराम थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, और मैं तो 1979 की बात बता रहा हूं जब ये आयोग लागू हुआ था। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यूजीसी तो सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल, इन कैंपस की लेवल का एक बिल है, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम ने तो इस देश लेवल का बिल बना करके पास करा दिया था ओबीसी का, और करवा कर छोड़ा था। तो ऐसा नहीं है। शादाब रिजवी, जब कैंपस के बिल पे इतनी हाहाकार हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान ले लिया, सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई, तो और बिल की क्या बात करेंगे?
करेंगे हम जरूर बात, क्योंकि मंडल कमीशन पे इससे ज्यादा हाहाकार हुआ था, देश के अंदर त्राहिमाम मचा था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी जा रही थी। लेकिन मान्यवर साहब ने उस समय में अपनी राजनीति का परिप्रेक्ष्य का परिचय देते हुए इस काम को करवा दिया था। बहुत हाहाकार मचा था। जो लोग जानते हैं वो लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं जानते कम से कम एक बार इतिहास के पीछे जाकर के देखिए कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, मान्यवर साहब कांशीराम ने कितना बड़ा आंदोलन छेड़ा था, बहुजन समाज के हक में कितनी अपने जो है मेहनत करके इस मिशन को आगे बढ़ा के आंदोलन किए थे। और आंदोलन का नतीजा है कि ओबीसी आज जो ये पिछड़ा समाज है, ये पिछड़ा समाज का नाम ही देने वाले मान्यवर साहब कांशीराम है, क्योंकि पिछड़ों को पिछड़ा भी नहीं कहा जाता था। उस समय जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे तब शुरुआत हुई थी और मान्यवर साहब कांशीराम ने इस काम को करा कर दिखाया था। तो पिछड़ों को पिछड़ा नाम दिलाने का, ओबीसी नाम दिलाने का काम भी मान्यवर साहब कांशीराम ने किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शुरुआत की थी और बहुजन समाज किसने नाम दिया? मान्यवर साहब कांशीराम ने नाम दिया। इसीलिए बहुजनों का मसीहा कहा जाता है। और मैं तो ये बात कहता हूं कि आज भी बहुजन समाज को ऐसे ही मसीहा के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा आकलन करने की जरूरत नहीं है। कोई इतना बड़ा बिल भी नहीं है। मैं कह रहा हूं सीधे तौर पर आपसे, खुले मन से कह रहा हूं और बिल्कुल बेबाकी से कह रहा हूं कि कोई इतना बड़ा भारी बिल नहीं है यूजीसी का जिसके लिए आप चारों तरफ भड़क जाएं, चारों तरफ आग लगा दें, आगजनी कर दें, हाहाकार मचा दें। इससे कई गुना ज्यादा बिल है। बड़ा बिल था तो वो था जो मान्यवर साहब कांशीराम ने पास करा दिया था 1979 में, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी। अब इस बिल को लेकर के मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई यूजीसी का बिल है, यूनिवर्सिटी लेवल का बिल है। बेबाक जी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों से शुरुआत होगी। ये सिर्फ एक शिगुफा है, लॉलीपॉप है, आपस में लड़ाने का एकमात्र जुमला है। जैसे जुमलों वाली ये सरकार पहले से जुमले छेड़ती चली आई है ना, 15 लाख पहुंच जाएंगे, सबको स्मार्ट सिटी मिल जाएंगी, हर किसी के पास छत होगी, हर किसी को नौकरी मिलेगी, हर कोई व्यक्ति इस देश के अंदर अमीर होगा, इस तरीके के जुमले सादा जी बिल में देखो जान तो है, अगर बिल में जान ना होती तो मोदी जी को विश्व गुरु से अलग अब तेली ना कह रहे होते लोग। बिल में जान नहीं है, बिल में जो जान थी वो निकाल दी गई है। बेबाक जी आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, बिल में एक जान थी और वो जान क्या थी? बिल में जान ये थी कि जिस आधार पर रिपोर्ट दर्ज होगी, जो कमेटी उस मामले की जांच करेगी, तो उसके अंदर सवर्णों का जिक्र किया गया था। अगर कोई भी शिकायत करता, झूठी शिकायत करता है, गलत किसी को फंसाने की कोशिश करता है, चाहे वो सवर्ण हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, मानव तो मानव है, अगर सवर्ण समाज के व्यक्ति को फंसाने की कोशिश हो रही है और झूठी कोशिश हो रही है और फंसाने वाला ओबीसी या दलित समाज का व्यक्ति है, तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान था, जो इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया, निकाल दिया और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो गया। अगर पूरा हुबहू इसी तरीके से जैसे कमेटी ने ये बिल रखा था सरकार के सामने, अगर ऐसे ही पास हो जाता। 11 साल के पूरे कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल में अगर पुलिस ने भी पुतले फूकने दिए मोदी जी के और योगी जी के और गृह मंत्री अमित शाह के, तो वो अब हुआ है, इससे पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। देखिए मोदी जी को तो पहले ही इस बात की आशंका है और पहले ही उन्होंने कहा था कि चौराहा ढूंढ लीजिए, जितने उनके कुकृत्य हैं, गलत काम है, गलत योजनाएं हैं। सबसे पहली बात तो कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदल करके सरकार चला रहे हैं। तो मोदी जी ने इस बात को पहले ही बोल दिया था। और सही बता दूं, सच मैं आपके सामने पहुंचा दूं दर्शकों, तो सच तो यह है कि मोदी जी की वैलिडिटी तो अब से 2 साल पहले समाप्त होने वाली थी, लेकिन 1 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। और खुद आरएसएस का नियम है कि 75 साल से बड़े नेता को रखते नहीं है अपने यहाँ। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता पद पर नहीं रहता 75 साल से उम्र का ज्यादा। आप देखिए मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, आप देखिए लालकृष्ण आडवाणी कहाँ है, आप देखिए अशोक सिंघल कहाँ है, आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ है। तो जितने एजेड व्यक्ति थे, जितने एजेड नेता थे, सबकी छुट्टी कर दी गई। एक नरेंद्र मोदी जी क्यों है? तो सबसे बड़ा मामला यह है कि मोदी जी की वैलिडिटी कम होती नजर आ रही है, तो दूसरे नेता को ऊपर लाना है। और उत्तर प्रदेश से मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश से ही आवाज आई है कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। इसका मतलब साफ है, मोदी की वैलिडिटी समाप्त, योगी जी का कार्यकाल स्टार्ट करने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज को कोई मतलब में इसमें आने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये सारा का सारा रचा रचाया, ये सारा प्रोपगेंडा है, इस प्रोपगेंडे से बचना है। और सीधे सीधे मैं तो ये कहता हूं कि एक हमारी जो अपील है मान्यवर साहब कांशीराम की, उनको भारत रत्न दिलाने की, उस मुहिम का हिस्सा बनते रहिए, मान्यवर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते रहिए, इन सब चक्करों में मत आइए। बहुत बड़ा हवा बनाया जा रहा है कि यूजीसी बिल पास हो जाएगा तो हमारे समाज को बहुत बड़ा उत्थान हो जाएगा। हमारे समाज का उत्थान करने के लिए हमारे महापुरुष पहले ही काम करके जा चुके हैं और अब हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं, शीर्ष नेता, वो भी लगातार काम कर रहे हैं। सरकार बनवा दीजिए 2027 में, इससे बड़ा बिल पास करवा देंगे बिल्कुल। और रही बात यह कि भाई यूजीसी का मामला, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि यूजीसी के मामले पर हमें अभी बहस ही नहीं करनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है। तो ना तो इसमें राजनीतिक पार्टी के नेता कुछ कर सकते हैं। अगर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को कुछ करना है तो सड़कों पर ड्रामा दिखाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, अपने एडवोकेट्स खड़ा करें। और जो खुद एडवोकेट है तो वो इस मामले को ड्रामा ना बनाते हुए कम से कम ओबीसी समाज के, दलित समाज के, शोषित समाज के, वंचित समाज के हक में जाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे कि किसी भी तरीके से जल्दी इसकी सुनवाई हो और यह फैसला ओबीसी, दलित समाज के, बहुजन समाज के पक्ष में आना चाहिए। मेरा तो यह मानना है, इस पर ड्रामा ना करते हुए, राजनीति ना करते हुए, क्योंकि राजनीति तो हमेशा से चली आ रही है। मैं आपको बता दूं कि 1953 में कालेलकर जब आयोग आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, यही सारी बातें रखी गई थी। ओबीसी का जिस टाइम नींव रखी गई थी, ओबीसी समाज उस टाइम नहीं जाना जाता था कि ओबीसी भी कोई समाज है। ओबीसी समाज को कैटेगराइज नहीं किया गया था। तो 1953 के बाद, कालेलकर आयोग के बाद में अभी भी लागू नहीं हुआ, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम ने अपने प्रयासों से 1979
में जो बिगुल बजाया था, जो जंग छेड़ी थी, वो 1979 में जंग छिड़ी बीपी मंडल के समय में। बीपी मंडल को मजबूर कर दिया और मान्यवर साहब कांशीराम के बोल आपको मैं बता रहा हूं, ये कहा था कि अगर इस समय की सरकार में ये बिल लागू नहीं हुआ ओबीसी समाज के लिए, अगर ओबीसी समाज का भला हमने अभी नहीं किया तो फिर आने वाले किसी भी समय में ये भला नहीं हो सकता। और देखिए मान्यवर साहब कांशीराम की जो मेहनत थी वो रंग लाई। 1979 में जो उन्होंने बिगुल बजाया था, वो जो आंदोलन छेड़ा था, वो जो मुहिम छेड़ी थी 1989 में, यानी बीपी मंडल के समय से स्टार्ट हुई, लेकिन डॉक्टर वीपी सिंह कांग्रेस की सरकार में जाकर के वो सपना कहीं साकार होता नजर आया। तो मैं इसलिए कहता रहता हूं कि अगर किसी को बहुजन समाज के हक में, बहुजन समाज के हित में काम करना है तो वो दिखावे की राजनीति नहीं करता है, वो सड़कों पर आडंबर नहीं करता है, वो समाज को फंसाने की कोशिश नहीं करता है, वो समाज को इन सब चक्करों में डालने की कोशिश नहीं करता। समाज तो पहले से संघर्षरत है, समाज तो पहले से संघर्ष कर रहा है, समाज के लोग तो खुद मेहनत मजदूरी करते हैं, और ये समाज तो गरीब, असहाय, मजलूम, शोषित, वंचित दलित समाज है। इसका तो नाम ही दलित समाज है, ये तो हमेशा सदियों से दला जाता रहा है, इसका तो शोषण होता चला आया है। तो अगर अभी भी हमारे समाज को झगड़े में हम फंसा देते हैं तो ये किसी भी बात का निर्णय नहीं है, बल्कि निर्णय के लिए अगर नेता उतर रहे हैं तो कम से कम जाइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, जाकर के वहां देखिए, आप अपना दमखम दिखाइए, सड़कों पर नौजवानों को मत पिटवाइए, उनके ऊपर मुकदमे मत लगवाइए, ये हमारा कहना था और यही बहस। उनके ऊपर मुकदमे मत लगवाइए, ये हमारा कहना था और यही बहस थी, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारा एकमात्र लगातार शुरू से लेकर आगे शादाब रिजवी, सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं बता दूं कि अगर यही बात मैं कह दूं कि 1979 में जब कालेलकर आयोग के बाद में और एक मंडल आयोग, मंडल कमीशन जिसे कहते हैं, मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट थी तो उसमें भी बहुत सारे ठाकुर समाज के, ब्राह्मण समाज के तमाम लोगों ने अड़चनें डाल दी थी, लेकिन एक दलित बहुजन समाज के योद्धा ने उस अड़चनों को पार करते हुए, हटाते हुए इस काम को आगे बढ़ाया और कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब जो सरकार है ये तो बड़ी खतरनाक सरकार है, इसमें तो कुछ ज्यादा ही मनुवादी बैठे हैं। तो अब तो हमें और ज्यादा मजबूती के साथ में कोर्ट का सहारा लेते हुए इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और मेरा तो फिर एक कहना शादाब रिजवी, एक सवाल जी, एक सवाल है, और सवाल को बिल्कुल मैं चाहूंगा कि बिल्कुल मतलब स्पष्ट और सच्चाई के साथ में, मतलब हमें इंगे उंगे की बात ना हो, ये बिल्कुल स्पष्ट हो। होती ही नहीं कभी भी। हाँ, किसान आंदोलन हुआ और देश में बहुत आंदोलन हुए, सब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी पे भी तुरंत कोई संज्ञान नहीं लिया। ये पहला एक ऐसा कानून है कि जिसमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए और तुरंत वहां पे रोक लग गई। बस सिर्फ इतना सी, इतनी सी बात है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। देखिए, मैं नहीं, जो बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, धुरंधर पत्रकार, वो भी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली नहीं उठा सकते, और बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जहां से छोटे मोटे जजों से, न्यायाधीशों से न्याय नहीं मिलता। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका नाम ही सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान लगाने लग जाएं तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। हाँ, सरकार पर जरूर सवाल उठा सकते हैं, सरकार की मंशा गलत है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बहकाने का काम किया है, ये कह सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे हम भी सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो चर्चा है, चर्चा तो कम से कम होगी और होती है। अब ऑन कैमरा नहीं होगी तो कैमरे के बाद में होगी, लेकिन तो लेकिन 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 जब याचिका डाली गई, लोग वहां पे गए, तो सरकार का जो पक्ष होता है, सरकार ने अपने वकील द्वारा वहां पे उसकी मजबूती के साथ पैरवी नहीं करी, तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार ऐसे बनेगी जब बहुजन समाज एकजुट होगा। एकजुट कैसे होगा? एकजुट ऐसे होगा, जो लोग बार बार इधर उधर किसी के नेता के बहकावे में आ जाते हैं, वैसे बहकावे में नहीं आता। 1989 का आप एग्जांपल ले लीजिए, रामदास अठावले के बहकावे में नहीं आए। प्रेजेंट की बात करो, सादा एग्जांपल भी तो लेने पड़ते हैं प्रेजेंट में समझने के लिए। फिलहाल की बात करो, फिलहाल की बात कर रहा हूँ, फिलहाल की बात कर रहा हूँ। फिलहाल की बात यह है कि आज जैसे 1989 में प्रेजेंट उदाहरण देने पड़ते हैं, पुराने इतिहास के उदाहरण, इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो माननीय साहब कांशीराम को भूल जाएं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भूल जाएं, वो तो पुराने समय में ही है ना, तो उन्हीं के पुराने समय को लेकर के तो चला जाएगा। विभाग जी, पुराने समय को याद रखते हुए ही आगे हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। और अब सीधे सीधे घुमाओ मत, ये बताओ वोट कैसे मिलेंगी, वोट कैसे मिलेंगी, बहुजन समाज इकट्ठा कैसे होगा, बहुजन समाज की वोट कैसे मिलेंगी, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को वो वोट सारे के सारे कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे, वही मैं बता रहा था, एकदम से आपने बीच में टोक दिया। मैं यही बता रहा था कि 1989 में जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती चुनाव लड़ रही थी कैराना से, तब भी बहुत सारे बहुजन समाज के लोग आए थे, बहुजन समाज के नेता रामविलास पासवान आए थे, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। और उसके बाद में जब नगीना सीट से लड़ रही थी तो हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री की बेटी बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार चुनाव लड़ रही थी, वो भी बहुजन समाज से थी। तो बहुजन समाज के नेता हमेशा से खिलाफ आते रहे हैं, आते रहेंगे और आ रहे हैं। आगे मैं प्रेजेंट में ही बात चल रही थी ना, पास्ट में मत जाओ, पास्ट में नहीं जा रहा, प्रेजेंट में हूं। तो ऐसे ही अब भी हमारे समाज में, हमारी समाज के नेता बहुत सारे आ रहे हैं। पहचानने की जरूरत है कि कौन व्यक्ति सरकार बना सकता है, किसको अनुभव है। ऐसे सरकार बन जाएगी, ऐसे ही बनेगी सरकार, अनुभव को देखते हुए। जिसने संघर्ष किया होगा, जिसके पास अनुभव होगा, जिसके पास सारी चीजें चलाने की सरकार की क्षमता होगी, वही सरकार बना सकता है। जोश की राजनीति। तो साहब सादाब रिजवी ने तो बता दी, आप भी बता दो, कोई फार्मूला आपके पास अगर है तो वह फार्मूले को बताओ, कल को वह फार्मूले को हम बिल्कुल सार्वजनिक करेंगे, सबके सामने बताएंगे
सादाब रिजवी ने फार्मूला बताओ, आप भी फार्मूला बताओ, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात रह गई। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात रह गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं और अब भी बोल रहा हूं कि उनका पार्टी में कहां शामिल हो रहे हैं, कहां नहीं हो रहे हैं, 1 तारीख को तय हो जाएगा और 2 तारीख को पता लग जाएगा लोगों को। लेकिन एक बात की ज्यादातर चर्चाएं हैं कि वो आजाद समाज पार्टी में भी जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उनको माफ नहीं करेंगे, ये उनको खुद ने पहले ही पता है उनको, उन्होंने पहले ही बोल दिया, उनके खुद के ये बोल हैं। लेकिन बड़ी खबर ये, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के चक्कर में मत पड़ो, वो जहां जाने होंगे चले जाएंगे, अभी उनका कद इतना बचा भी नहीं है। लेकिन इस देश के बड़े बहुजन समाज के 2 कद्दावर नेता जो बहुजन समाज पार्टी में आने वाले हैं, कल की वीडियो में आप देख लीजिएगा कौन नेता। कल की वीडियो में बताएंगे जी, आज की वीडियो पहले चलवाओ, देखो, व्यू बढ़ाओ और फिर कल को बताएंगे। सादाब सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो कल की वीडियो तक पहुंच जाओगे। 2 बड़े नाम बताने वाला हूं, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई वरना अभी खुलासा कर देता कल तक, क्योंकि बसपा मैं भी अपने विश्लेषणों से, अपने तमाम सूत्रों से पता करके पूरी जानकारी लेकर के आपको सच्ची जानकारी पहुंचा। बहुत गहरे गहरे सूत्र हैं सादाब रिजवी के, हल्के में मत लियो आप लोग, बहुत ऊपर तक हैं। बिल्कुल, अब देखो 5 साल ऊपर तक मैं यूं ना करो, बहन जी तक है, लेकिन ऊपर तक बहन जी तक भी हैं। ऊपर तक क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं कि मेरी पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई है 2004 से हुई है, और जब बसपा का शासनकाल था उस शासनकाल में मैं सचिवालय के अंदर ही, जब कुंवर फतेह बहादुर सिंह और संजय सिंह वन सचिव और वन मंत्री और वो होते मायावती जी के सचिव होते थे शशांक शेखर जी, उस समय में 5 कालिदास मार्ग की पत्रकारिता करता था। बाबू सिंह कुशवाहा 6 कालिदास मार्ग, बहन मायावती 5 कालिदास मार्ग, वहां की पत्रकारिता करके पूरा ऊपर तक सूत्र बना रखे हैं और चारों तरफ सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों के हवाले से आप तो समझ गए होंगे। ठीक है, या और कुछ प्रमाण चाहिए? बिल्कुल सब कुछ हो गया, बिल्कुल टकाटक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो क्या करोगे? हाथ में फोन है, फोन में बटन है, बस वह को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।